स्क्रीन विजिबल है सभी को? थम्स अप करके मुझे बता दें। यस, वेरी गुड। अभी देखिए, हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी किसके अकॉर्डिंग पढ़ा था? अभी तक जो पढ़ा था वो एलोपैथी के हिसाब से, लेकिन हम थेरेपी किस चीज की दे रहे हैं? योग के हिसाब से। तो हमको योग के हिसाब से भी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है वो आना चाहिए कि उस योग के अकॉर्डिंग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी किस तरह से हो कि उसको हम समझ सकें कि प्रॉब्लम क्या है, डिजीज क्या है और उसको किस तरह से हमें उसका ट्रीटमेंट करना है। सभी को क्लियर हुआ? ओके। तो देखिए, एक ओवरऑल हमने ये देखा था कि सबसे पहले तो हेल्दी पर्सन की कॉन्सेप्ट क्या है। तो WHO ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति में किसी भी बीमारी का ना होना उसका स्वस्थ होना नहीं है। मतलब बीमारी का अभाव किसी भी ह्यूमन के हेल्थ की निशानी नहीं है, बल्कि किसी भी ह्यूमंस को हम हेल्दी कब कहेंगे कि जब उसका हेल्थ, उसका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ और अब इसमें फोर्थ एस्पेक्ट भी जो इन्वॉल्व कर दिया है, स्पिरिचुअल हेल्थ। तो ये चारों उसके जो एस्पेक्ट हैं वो अगर चारों हेल्दी हो तब उसके बाद वो कहलाएगा, वो व्यक्ति एक हेल्दी पर्सन की कैटेगरी में आ पाएगा। ठीक है। तो हम फिजिकल हेल्थ पर तो बहुत ध्यान दे देते हैं। सिर दुखा, चलो डॉक्टर के पास मेडिसिन ले लेते हैं। कभी मान लीजिए हाथ पैरों में दर्द है तो हम डॉक्टर के पास। लेकिन क्या हम मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल इन हेल्थ पर ध्यान दे पाते हैं क्या? नहीं दे पाते हैं। और अगर हम योग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इससे थोड़ा और आगे बढ़ के योग जो है वो कहता है कि किसी व्यक्ति के ये चार एस्पेक्ट ही नहीं, उसके पास फिजिकल, मेंटल को यहाँ इंटेलेक्चुअल कहा गया है, फिर फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, सोशल, इमोशन, टाइम और एनवायरमेंट। जब ये 8 तरह की हेल्थ उसके पास होंगी तभी ये 8 वेल्थ होने से वो व्यक्ति कंप्लीट हेल्दी पर्सन की कैटेगरी में आएगा। अब ये इन पर हम बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, बस ये समझ लीजिए कि ये 8 पिलर्स हैं किसी भी व्यक्ति के हेल्दी होने के। यहाँ हम 2 तरह की वेल्थ को लेके चल रहे हैं, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल। ठीक है, क्योंकि बाद में जैसे बोलते हैं ना कि स्टेप वाइज स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, तो अभी हम ये 2 को ही लेके चल रहे हैं। अभी तक हमने साइंस के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था? एनाटॉमी जो ह्यूमंस की होती है वो कैसे होती है कि डीएनए, आरएनए, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ऐसे जो माइक्रो ऑर्गन्स होते हैं उनको मिलकर एक सेल बनती है। सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलकर कोई एक ऑर्गन बनता है, ऑर्गन्स को मिलकर सिस्टम बनता है और सिस्टम्स को मिलाकर एक ह्यूमन बॉडी कंप्लीट होती है। तो इस तरह से हमने इसकी पूरी एनाटॉमी पढ़ी थी। और ये जो फंक्शन करते हैं वो क्या हो गया? फिजियोलॉजी। तो ये हमारी अकॉर्डिंग टू साइंस हमने पढ़ी थी। अब हम आते हैं कि योग के हिसाब से एनाटॉमी कैसी है। एनाटॉमी मतलब क्या हो गया कि एक ह्यूमन बॉडी बनती कैसे है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर क्या क्या है। और फिजियोलॉजी क्या हो गया कि वो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं, उनका काम क्या है। राइट। तो अब ये दोनों ही चीजें हम देखेंगे योग के अकॉर्डिंग। तो योग के अकॉर्डिंग 2 तत्व माने गए हैं, प्रकृति और पुरुष। सांख्य में भी यही माना है, योग में भी माना है। क्योंकि सांख्य दर्शन और योग दर्शन एक सा चलता है। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि जो सांख्य दर्शन है वो 25 तत्वों से, एलिमेंट से ह्यूमंस का इवोल्यूशन मानता है। वहीं पर जो योग है वो 26 एलिमेंट्स को लेता है, 26 तत्वों को लेता है। एक तत्व का फर्क क्या है? सांख्य जो है वो ईश्वर को नहीं मानता है,
लेकिन जो योग दर्शन है वो ईश्वर को मानता है। तो ये जो 26वां तत्व है ये क्या है? ईश्वर। तो यहाँ पर प्रकृति और पुरुष से वो पूरे विकास को मानता है कि पूरा विकास की जो शुरुआत के दो तत्व हैं वो प्रकृति और पुरुष। अब यहाँ पर थोड़ा डिटेल में है तो हम शॉर्ट वाला लेते हैं कि जो नेचर ऑफ ड्युअलिटी वो पुरुष क्या है? सुप्रीम सेल्फ है, जिसको हम सुपर कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। ये प्योर कॉन्शियसनेस होता है, ये इनएक्टिव होता है, अक्रिय होता है और ये चेंज नहीं होता है। फिर ये क्या करता है? ये खुद कुछ करता नहीं है लेकिन सिर्फ एक दृष्टा की जैसे देखता रहता है। तो पुरुष को ही दृष्टा भी कहा जाता है। वही जो प्रकृति है वो क्या है? प्योर ऑब्जेक्टिविटी है, लेकिन इसकी जो रियलिटी होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है। ये अचेतन होती है, इसमें कॉन्शियसनेस नहीं होती है, जबकि पुरुष में प्योर कॉन्शियस होता है, प्योर। तो इस तरह से ये दोनों में मेन डिफरेंस है। अब इन दोनों से पूरा विकास कैसे होता है, इवोल्यूशन कैसा होता है, ह्यूमन बॉडी कैसे बनती है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले अहंकार में कोई एक विकार तत्व मिलता है, और जब अहंकार में विकार तत्व मिलता है तो तीन तरह के अहंकार बनते हैं, जिसको वैकारिक अहंकार, तेजस अहंकार और तमस अहंकार, ये तीन तरह के अहंकारों की उत्पत्ति होती है प्योर अहंकार में जब भी कोई विकार मिल जाता है। ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता है कि जो पुरुष और प्रकृति होती है, तो इसमें ये प्रकृति तत्व में चेंज होता है और पुरुष और प्रकृति दोनों मिलते हैं, जिनसे महत, अहंकार, चित्त, बुद्धि, इन सब की उत्पत्ति होती है। और अभी जैसे हमने अहंकार पढ़ा कि अहंकार तीन पार्ट में विभाजित हो जाता है। एक जिसको वैकारिक बोला था वो सत्व भी बोलते हैं इसको। ठीक है। तो सत्व, रजस और तमस। तो जो सत्व अहंकार होता है उससे क्या क्या चीजें बनती हैं? मन बनता है, इंद्रिय ऑफ कॉग्निशंस बनती हैं, मतलब ज्ञानेंद्रिय बनती हैं, और इंद्रिय ऑफ एक्शन मतलब कर्म इंद्रिय बनती है। मतलब ये जो 11 तत्व हैं, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और एक मन, ये 11 तत्व का विकास किससे होता है? सात्विक अहंकार से या सत्व अहंकार से। और वहीं जो तमस अहंकार होता है उससे 10 तत्वों का उत्पन्न होते हैं, और जिनमें तन्मात्रा मतलब पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत, जिनको हम कहते हैं या पंच तत्व भी कहते हैं कई जगह। तो ये पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत या पंच तत्व में क्या अंतर है कि जो पंच तत्व है उनका ही सूक्ष्म रूप तन्मात्रा है। क्लियर हो गया ये चीज? उनका गुण तन्मात्रा है। तो इस तरह से ये देखिए, 5 इंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और एक मन, 11, और 10 5 तन्मात्राएं और पंच तत्व। तो ये कितने हो गए? 21। ठीक है। 21 के साथ पुरुष प्रकृति कितने हो गए? 23। महत, अहंकार 25 और ईश्वर 26। तो ऐसे ये 26 तत्वों से मिलकर पूरा जो विकासवाद होता है वो होता है, और ह्यूमन बॉडी और बाकी चीजें बनती हैं। अब इसमें सेंस ऑर्गन या ज्ञान इंद्रिय कौन कौन सी होती हैं? 5। आंख, कान, नाक, जीभ और स्किन, त्वचा। और वहीं पर कर्म इंद्रिय कौन कौन सी होती हैं? पाद मतलब पैर, हाथ, वाणी, फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन मतलब एनस और जेनिटल ऑर्गन्स। ये 5 जो हैं कर्म इंद्रिय होती हैं। तन्मात्राएं या पंच तन्मात्राएं क्या होती हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ठीक है। और पंच तत्व क्या होते हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो ये 21 और 21वां तत्व मन। क्लियर हुआ?
सभी को ये चीज, ठीक है। अब इससे आगे कैसे बनता है देखिए, यहाँ पर ये पूरे, इसका आप चाहते एक पिक ले लीजिए, पूरे जो 26 तत्व हैं वो पूरे बताए गए हैं कि किस तरह से बनते हैं और किस तरह से वो विकास को करते हैं। इसका आप चाहें तो पिक ले लें, जो अभी हमने 26 तत्व आपस में डिस्कस किए हैं वही चीजें हैं। अब अगर हम देखें तो इसकी एनाटॉमी में योग के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें शामिल हो गई, पंच तन्मात्रा, पंच तत्व, त्रिशरीर, षठ चक्र, पंचकोश, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन। ठीक है, तो ये सारी चीजों के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, पूरी ह्यूमन बॉडी का कंस्ट्रक्शन होता है। तो अब हम इनके बारे में एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि ये हैं क्या। तो जैसे ही शुरुआत होती है तो तन्मात्रा से शुरुआत होती है। प्रकृति और पुरुष जैसे ही संयोग करते हैं तो अहंकार में विक्षेप आता है, विकार मिलता है और सत, रज और तम अहंकार की उत्पत्ति होती है। और ये उत्पत्ति क्या करती है, सबसे पहले पंच महाभूत को जन्म देती है। अब ये जो पंच महाभूत हैं ये सूक्ष्म रूप होते हैं, ये फिजिकल सेंस नहीं है। ठीक है, तो ये जब थोड़ा सा आगे विकास करते हैं तो ये फिजिकल सेंस में पंच तत्व बनाते हैं। तो जो तमस अहंकार होता है उससे सबसे पहले पंच महाभूत बनता है, या जिसको तन्मात्रा भी कहते हैं, और फिर बाद में पंच तत्व बनते हैं। तो ये किस तरह से बनते हैं देखिए, सबसे पहले जो आकाश महाभूत बनता है। ठीक है, अब आकाश महाभूत या पंच तत्व सभी को नाम मालूम है, इसकी तन्मात्रा क्या है, शब्द। ठीक है, और इसका गुण भी क्या होगा, शब्द। जो तन्मात्रा होगी वही गुण होगा। ठीक है, अब आकाश में कैसे होता है, जैसे मान लीजिए पहले पूरा आकाश बना, अब आकाश का आधा तत्व, मान लीजिए 100% आकाश है तो 50% तो आकाश ही रहेगा। जो 50% है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वायु में, मतलब दूसरे पंच तत्वों में या पंच महाभूत में। अब इसका वायु का जो गुण होगा या इसकी तन्मात्रा होगी वो क्या होगा, स्पर्श और शब्द। क्लियर हुआ। अब जैसे 50% में वायु बन गया था, ठीक है, तो अब 50% का आधा मतलब 25 तो वायु ही रहेगा, जो बचा हुआ 25 है वो क्या बन जाएगा, अग्नि। तो अग्नि महाभूत बनेगा, तो अग्नि महाभूत में एक गुण और शामिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूप का। उसको हम देख सकते हैं ना। तो अग्नि में कौन कौन से 3 गुण हो जाएंगे, शब्द, स्पर्श और रूप। अब जो 25% अग्नि बना था वो फिर आधा होगा, मतलब 12.5 कितना हो जाएगा, अग्नि, और 12.5 क्या बन जाएगा, जल। क्लियर हुआ। और जल में एक और गुण शामिल हो जाएगा, वो क्या होगा, रस, तरलता, द्रव्यता। तो अब इसमें 4 गुण हो जाएंगे, कौन कौन से हो जाएंगे, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। और फिर ये जो जल तत्व है वो फिर 2 में डिवाइड होगा, और इसके आधे हिस्से की क्या बन जाएगा, पृथ्वी तत्व। और पृथ्वी तत्व में 5 तन्मात्राएं होंगी, कौन कौन सी, एक इसमें गंध और जुड़ जाएगी, बाकी रस, रूप, स्पर्श और शब्द। तो ये 5 गुण पृथ्वी तत्व में हो जाएंगे। तो इस तरह ये पूरे पंच महाभूत से ह्यूमन बॉडी बनती है। अब इसको आप याद रखने के लिए कैसे रख सकते हैं, देखिए अगर हम आकाश को इमेजिन करें तो वहां सिर्फ शब्द ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, अब अपन वायु को लें तो वायु को हम टच फील कर सकते हैं, जब तेज चलती है वायु तो उसका टच फील होता ना, लेकिन उसका रूप, रस, गंध कुछ भी नहीं होती है। हाँ, अगर वायु में कुछ मिल जाए, जैसे सपोज हमने कहीं पे परफ्यूम डाल दिया, तब ठीक है कि उसका हमको कोई गंध आएगी, लेकिन प्योर वायु की कोई गंध नहीं होती है ना। तो उसमें एक और कौन सा गुण आ गया, स्पर्श का। अब जब अग्नि आई तो अग्नि को देखिए हम देख सकते हैं,
तो उसमें शब्द तो है ही, स्पर्श भी है, छू भी सकते हैं हम, है ना, और उसको देख भी सकते हैं। तो उसमें 3 गुण हो गए। अब जब द्रव्य आया तो उसमें तरलता रहेगी, तो ऊपर के जो गुण है वो तो है ही, प्लस एक ऐड होता जा रहा था, इसमें कौन सा गुण और ऐड हो गया, रस का। और पृथ्वी में देखिए अपनी एक गंध होती है, एक स्मेल होती है, तो ऊपर के 4 गुण तो है ही, और एक और क्या चीज, एक और गुण ऐड हो गया, गंध। तो इस तरह से ये आप याद रखने में आपको हेल्प होगी। तो इस तरह से ये पूरे 5 तत्व जो हैं वो बन जाते हैं। मैम फायर का साउंड कैसे होता है? जलता है तो उसमें आवाज आती है, आप देखिए चट चट की। ओके। तो ये 5 तत्व बन गए। अब 5 तत्वों में ये सारे उनके बहुत सारे, इसका आप पिक ले लीजिए। तो इसकी जैसे पृथ्वी है तो ये भार को बढ़ाती घटाती है। तो जितनी भी जैसे बोन वाला जो पार्ट होता है बॉडी का, वो किस में आता है, पृथ्वी तत्व में। जितने भी लिक्विड पार्ट होते हैं जैसे लिम्फ है, ब्लड है, ये सब चीज किस में आएगा, जल तत्व में। और जितनी भी अग्नियां, जैसे हम बोलते हैं ना जठर अग्नि है, तो जहां पर ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो पार्ट किस में आएंगे, अग्नि में। वायु ये पूरे शरीर में फैली रहती है, और आकाश भी पूरे शरीर में फैला रहता है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर देखें कि इसके गुण क्या होंगे, तो पृथ्वी से भारपन आएगा। तो आप देखिए जब कोई बहुत ओबेसिटी होती है, बहुत वेट जिनका ज्यादा हो जाता है, तो उनको बोलते हैं कि पृथ्वी तत्व को कम कीजिए। और वेट लूज करने की कौन सी मुद्रा यूज की जाती है, बताइए बना के, श्वेता जी बताइए, फिंगर्स ऊपर करके। हाँ, ये जो रिंग फिंगर है आपकी, है ना, क्योंकि ये जो 5 उंगलियां हैं हमारी, तो ये 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती है। जो अंगूठा है ये अग्नि तत्व को, फर्स्ट फिंगर जो है ये वायु तत्व को, ये आकाश को, ये पृथ्वी तत्व को, और जो लास्ट फिंगर ये जल तत्व को। तो इनको आप प्रोटोकॉल इनसे बना सकते हैं। मुद्राएं आप सभी लोगों ने पढ़ी होंगी, हस्त मुद्राएं। तो जब किसी भी मुद्रा को हम लगाते हैं तो उससे हमारा कोई ना कोई तत्व या तो बैलेंस होता है, या कम होता है, या अधिक होता है। तो जब भी हमें किसी तत्व को बैलेंस करना होता है, मान लीजिए हमको वायु तत्व को बैलेंस करना है, तो हम कैसे करेंगे, अग्नि तत्व सब में कॉमन रहेगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अग्नि के बिना जीवन नहीं है। और ये कैसे प्रूफ होता है, आप देखिए अभी बारिश के दिन है, सनलाइट कम है, आप अपने आप को कितना लेथार्जिक फील करते हैं। जिनको ज्वाइंट्स पेन होता है उनके पेन बढ़ जाते हैं, जिनको क्रैम्प्स आते हैं उनके क्रैम्प्स आने बढ़ जाते हैं, है ना। तो अग्नि तत्व जो है वो जीवन का अनिवार्य तत्व माना गया। तो हर मुद्रा में ये तो कॉमन रहेगा। अब हमें वायु तत्व को बैलेंस करना है, तो क्या करेंगे, हम दोनों फिंगर टिप को ज्वाइन कर लेंगे। दिख रहा है ये? तो ये मुद्रा क्या करेगी, ह्यूमन बॉडी के वायु तत्व को बैलेंस करेगी। आकाश तत्व को करना है ये कर लेंगे, पृथ्वी तत्व को करना है ये, जल तत्व को करना है ये। ठीक है। अब यदि मान लीजिए हमको किसी तत्व को कम करना है, जैसे ओबेसिटी, है ना, ओबेसिटी में क्या होता है, भार बढ़ जाता है। और भार किसके कारण बढ़ता है, पृथ्वी तत्व के कारण। तो पृथ्वी के लिए कौन सी उंगली है, रिंग फिंगर। ठीक है। रिंग फिंगर को यदि आप थंब के टच से लगाएं, रूट से लगाएं, और ये वाला जो लास्ट होता है ना, ये पोर, इसको पुश, सॉरी, मिडिल वाले पोर को पुश करें। ये वाला जो पोर दिख रहा है आपको, बीच का 3 में डिवाइड है ना आपकी उंगली, एक फोल्ड ऐसा होगा, दूसरा ऐसा होगा, और तीसरा ऐसा होगा। तो जो ये मिडिल वाले 2 पोर के बीच की जगह होती है, उसको थंब से पुश करें। तो ये क्या करेगा, उस तत्व को कम करेगा। ठीक है। अब यदि पृथ्वी तत्व को बढ़ाना है, तब क्या करना होगा, इसी को जो लास्ट पोर है वहां से पुश करना होगा।
तो मतलब यदि हमारी ये फिंगर्स हैं तो इस एंड पे हम पुश करते हैं, मतलब वो तत्व बढ़ रहा है। अगर बीच वाले जो दो पोरों के बीच की जगह है इसको पुश करते हैं मतलब कम हो रहा है, और टिप पर करते हैं मतलब बैलेंस हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रोटोकॉल खुद बना सकते हैं, वो मुद्रा का कोई भी नाम हो, कुछ भी हो। ठीक है, यदि कोई अंडर वेट है तो उसको हम इस तरह से बोलेंगे जिससे उसका पृथ्वी तत्व बढ़े और उसका वेट थोड़ा सा बढ़े। ओवर वेट है तो हम मिडिल में करेंगे, और यदि हमको नहीं समझ आ रहा है तो हम सीधा बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो ये मुद्राओं का जो फिंगर्स के अकॉर्डिंग उनका प्रोटोकॉल आप खुद बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, मैम नेक्स्ट है थोड़ा मैम एक बार मैंने मैंने सिर्फ दो ही पढ़े थे, ये टिप वाला या रूट वाला, ये जो मिडिल वाला है ना, इसको थोड़ा सा और बता दीजिए। मिडिल में कम करना किसी भी तत्व। ठीक है, तो ये तो 4 यदि फिंगर की हम मिडिल में, थंब को ये 4 फिंगर के मिडिल वाले उसमें रख देंगे इस तरह से ना। किसी भी फिंगर के यदि हर फिंगर पर एक तत्व है, मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, अंगूठे में कौन सा है? अग्नि तत्व। अग्नि। फर्स्ट फिंगर में है वायु तत्व, मिडिल में है आकाश, फिर जो रिंग फिंगर जिसको हम कहते हैं पृथ्वी, और जो लिटिल फिंगर है उसमें जल। आप अपने आप को ना म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो अब ये जो फिंगर्स हैं ये सब में अलग अलग तत्व हैं। ठीक है, अब आपको लगता है कि मुझे वायु तत्व को बढ़ाना है किसी बॉडी में, तो सब में अग्नि तत्व कॉमन रहेगा। क्लियर हुआ? बढ़ाना है मतलब आपको रूट पे जाना है। रूट मतलब जो लास्ट उनका पोर है उसके पास, मतलब ये कैसी पोजीशन आ जाएगी ये। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ? ये वायु तत्व को बढ़ा रहे हैं। अब यदि वायु तत्व को ही कम करना है तो क्या पोजीशन आ जाएगी? ये मतलब मिडिल में। और अगर बैलेंस करना है तो टिप टू टिप। अब हम इस फिंगर को लेके कर रहे हैं तो ये कौन सा तत्व हुआ इफेक्ट? वायु तत्व। यदि यही प्रोसीजर हम मिडिल फिंगर में करते हैं तो कौन सा तत्व इफेक्ट होगा? आकाश तत्व। थर्ड में करते हैं सॉरी रिंग फिंगर में करते हैं तो कौन सा होगा? पृथ्वी। और लिटिल फिंगर में करते हैं तो जल तत्व। ठीक है, तो ये इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो उसको जब आप प्राणायाम कराते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, तो उसकी एक हाथ खाली रहेगा तो एक हाथ को पर्टिकुलर उस मुद्रा में अरेंज करके रखने को कह सकते हैं। फिर इसके बाद इसका गुण देखिए, वजन का यदि प्रॉब्लम है तो पृथ्वी तत्व पे काम करेंगे। यदि मान लीजिए लिम्फ या ब्लड या कोई ऐसे लिक्विड वाले पार्ट में प्रॉब्लम है तो जल पर। अगर मान लीजिए उसमें पित्त बहुत अधिक हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है तो अग्नि पर। वायु है तो मूवमेंट्स पर, मतलब ज्वाइंट वगैरह पर जब अपन का प्रॉब्लम होती है तो वायु पर। और कहीं भी फैलाव वाला जहाँ पे स्थिति है वो आकाश तत्व पे। तो आप उसके बीमारी के अकॉर्डिंग उस पर काम करेंगे। अब चक्र कौन कौन से होते हैं? मूलाधार जो चक्र है उसका तत्व क्या होता है? पृथ्वी तत्व। स्वादिष्ठान चक्र का जल, मणिपुर का अग्नि, अनाहत का वायु और आकाश का विशुद्ध। तो ये जो 5 चक्र होते हैं ये 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। और इनके बीज मंत्र क्या होते हैं? लम, वम, रम, यम, हम। ये 5 इनके बीज मंत्र होते हैं। ठीक है, अब इनकी गंध भी क्या होगी? जो एक एक्स्ट्रा बढ़ती जा रही है ना। बाकी तो ऊपर की अपन कॉमन ले रहे थे, जो एक बढ़ रहा है उसका गुण, वो उसका गुण या तन्मात्रा हो जाएगा। तो पृथ्वी की गंध, जल की स्वाद या रस, अग्नि की दृश्य या रूप, वायु का स्पर्श और आकाश का शब्द। ठीक है, अब शरीर में इनके कार्य क्या क्या रहेंगे? तो पृथ्वी जैसे है तो वो इसमें शायद ये रक्त गलत लिख गया है, यहाँ पर त्वचा और हड्डियां हैं। ठीक है, ये शायद बाय मिस्टेक गलत लिख गया होगा। तो यहाँ ये किस पर काम करेगा? त्वचा पर और बोन्स पर,
वहीं पर जो जल कहाँ काम करेगा, लिम्फ, ब्लड और जितने भी लिक्विड चीजें होती हैं बॉडी में। अग्नि तत्व किस पर काम करेगा, भूख, प्यास, निद्रा, इन सारी चीजों पर अग्नि तत्व काम करेगा। वायु तत्व कहाँ काम करेगा, जितना भी हमारा मूवमेंट में जितने भी मसल्स हेल्पफुल होते हैं, जॉइंट्स हेल्पफुल होते हैं, उस पर। और आकाश तत्व जो हमारे इमोशंस आते हैं वो उन पर काम करेगा। तो इस तरह से ये अलग अलग जगह पर काम करेंगे। और ज्यादातर इनका प्रभाव कहाँ माना जाता है, पृथ्वी का थाइस पर, जल का पैरों पर, अग्नि का कंधे पर, वायु का नाभि पर और आकाश का मस्तिष्क पर। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल श्योर नहीं है कि यही हो, ज्यादातर ये माना जाता है, लेकिन ये जगह बदली जा सकती है। अब पंच कोश में क्या होगा, पृथ्वी तत्व मतलब अन्नमय कोश, जल तत्व मतलब प्राणमय कोश, अग्नि तत्व मतलब मनोमय कोश, वायु तत्व मतलब विज्ञानमय कोश और आकाश तत्व मतलब आनंदमय कोश। तो इस तरह से ये कोश पर डिपेंड करेगा। अब पंच प्राण भी होते हैं, पंच प्राण, एक्सक्यूज मी मैम, पंच प्राण। देखिए क्वेश्चन आप मैम लिखते वायु जाइए। तो प्राणमय नहीं रहेगा? नहीं प्राणमय तो वायु में जाएगा ना? नहीं, वो जल में ही जाता है, वो एनर्जी का होता है, हवा का नहीं होता है वो कोश। प्राण मतलब एनर्जी का होता है, जो वो कोश होता है वो एनर्जी का होता है ना। अब प्राण वायु में ये कौन कौन सा जाएगा, पृथ्वी तत्व जाएगा अपान वायु में, जल तत्व जाएगा प्राण वायु में, फिर अग्नि तत्व जाएगा समान वायु में, वायु उदान में और आकाश व्यान में। और ये ग्रह दशा छोड़ दीजिए, इसका एक पिक ले लीजिए, तो जो जरूरी जरूरी चीजें हैं वो आपके पास रहेंगी। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं त्रिशरीर। ये सभी ने सुना होगा नाम त्रिशरीर। 3 शरीर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। ठीक है, जिनको हम ग्रॉस बॉडी, सबटल बॉडी और कॉजल बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, अभी ये सब हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि इसमें क्या क्या रहते हैं तत्व, है ना। छठ चक्र में कौन कौन से रहते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुरी, विशुद्धि, अनाहत, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। ये सारे चक्र किसमें आ जाते हैं, चक्रास में। फिर कोश कौन कौन से होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 5 कोश होते हैं जिनको पंच कोश के नाम से जाना जाता है। मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा, त्रिशरीर, षठचक्र, पंचकोश। अब ये जो पंच कोश होते हैं ये भी रिलेट करते हैं स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से, और एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी उससे सारे कि किस तरह से रिलेट करते हैं। तो कैसे करते हैं कि जो अन्नमय कोश होता है, अन्नमय कोश मतलब क्या, हमारी जो पार्ट शरीर के हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, अपने सेंस ऑर्गन से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, स्थूल शरीर है और ये एनाटॉमिकल होता है, बॉडी के पार्ट्स होते हैं। वहीं पे जब हम प्राणमय कोश जाते हैं तो ये क्रिया शक्ति होती है, मतलब ये सूक्ष्म शरीर होता है और ये फिजियोलॉजी होती है। और इसमें 10 ऑर्गन्स आते हैं, कौन कौन से, पंच कर्मेंद्री और पंच प्राण। फिर इसके बाद में हम मनोमय कोश में जाते हैं, तो ये इच्छा शक्ति पर होता है और ये भी सूक्ष्म शरीर होता है, ये साइकोलॉजिकल होता है। और इसमें 6 जो आते हैं ऑर्गन, वो क्या हैं, पंच ज्ञानेंद्रिय और माइंड या 5 सेंस ऑर्गन और मन या चित्त, दोनों ही उसको कहते हैं। फिर उसके बाद विज्ञान में कोश में आते हैं, ये भी सूक्ष्म शरीर में आता है और ये ज्ञान शक्ति होती है और ये कॉग्निशंस होता है। इसमें भी 6 ऑर्गन आते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, बुद्धि, और बुद्धि में क्या क्या आ जाता है, इंटेलेक्चुअल, चित्त, अहंकार, इनमें इन्वॉल्व होता है। और लास्ट जो होता है आनंदमय कोश, वो कॉजल बॉडी होता है और ये अनकॉन्शियस पर्सनालिटी होती है किसी भी व्यक्ति की, और ये टोटली इसमें किसी भी तरह के कोई ऑर्गन्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से कोशों को त्रिशरीर और उनके फंक्शन और उनके ऑर्गन से जोड़ा गया।
अब हम पंच कोश को देखते हैं। तो पंच कोश बिल्कुल कैसे हैं, जैसे कि एक 5 बॉक्सेस का सेट होता है जिनका पैटर्न सेम होता है, सिर्फ साइज डिफरेंस होती है, और हम उनको एक के अंदर एक कर देते हैं, 4 बॉक्सेस को अंदर कर देते हैं, 5वां ऊपर रहता है। वैसे ही हमारा जो सबसे ऊपर का जो हमारी स्किन है, बोन है, मसल्स है, ये वाला एक कोश है, इसको हम क्या बोलते हैं, अन्नमय कोश, क्योंकि इसका पोषण किससे होता है, अनाज से होता है। भूमि पर जो भी अनाज हो रहे हैं उनसे इसका पोषण होता है। अब इसके अंदर बिल्कुल सेम डिजाइन का, सेम पैटर्न का, सिर्फ साइज थोड़ा सा छोटा, क्या होगा, प्राणमय कोश। प्राणमय कोश वो जगह है जहां हमारी पूरी एनर्जीज रहती है, जिसको हम बायोमैग्नेटिक एनर्जीज बोलते हैं। वो सारी एनर्जी जिस कोश में रहती हैं वो प्राणमय कोश, जैसे हम योग में बोलते हैं कि 72,000 नाड़ियां होती, वो सारी किसमें आएंगी, प्राणमय कोश में। ठीक है। फिर उसके अंदर क्या रहेगा, मनोमय कोश। मनोमय कोश मतलब क्या होगा, मन का कोश, कि आपके मन, बुद्धि, मन, अहंकार, इनसे रिलेटेड सारी चीजें, मानसिक या मानस जितनी भी शक्ति होती है, संवेदनाएं, सेंसेशन, जितनी चीजें होती है, इमोशन, वो सब इसमें आती है। फिर इसके बाद इसके अंदर आता है विज्ञानमय कोश, जहाँ इंटेलिजेंस, बुद्धि का शुरुआत होती है। और सबसे अंत में आता है आनंदमय कोश, जहाँ ऐसा माना जाता है कि प्योर कॉन्शियसनेस रहती है और वहां पर व्यक्ति की आत्मा का निवास होता है, वहां आनंद के अलावा कोई भी चीज नहीं रहती। ठीक है। तो इस तरह से ये पंच कोश का कॉन्सेप्ट है। और ये पांचों कोश त्रिशरीर से भी जुड़ते हैं, षठ चक्र से भी जुड़ते हैं, पंच प्राण से भी जुड़ते हैं। तो अगर ये पंच कोश पर हम काम करें तो उस व्यक्ति को हम फुली ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि पंच कोश में अन्नमय कोश भी आ रहा है, मतलब फिजिकल शरीर भी आ रहा है, एनर्जी भी आ रही है, मतलब बायोमैग्नेटिक भी आ रहा है, मनोमय कोश है, मतलब मेंटल भी आ रहा है। और इन तीनों पर ही जब हम काम करते हैं तो सबसे अच्छा किसी भी व्यक्ति को ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। ये इन्हीं की लोकेशन बताई गई है कि जो अन्नमय कोश है वो सबसे बाहरी शीट है पंचकोश की। फिर प्राणमय, उसके अंदर जो वाइटल एयर शीट है या लाइफ फोर्सेस हैं, वो प्राणमय कोश है। मनोमय कोश माइंड है या बहुत सारी तरह के इंटेलिजेंस शीट बोलते हैं इसको। और विज्ञानमय कोश जो है वो इंटेलेक्ट शीट होती है, जहाँ पर विवेक और बुद्धि होती है। और सबसे अंदर ब्लिस, आनंद में, जहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी अंधकार या तम नहीं है, सिर्फ आनंद, खुशी, प्रकाश यही चीजें हैं वहां पर प्रेजेंट। अब इसके बाद हम आते हैं पंच प्राण पर। तो ये भी सभी ने पढ़ा है कि 5 तरह के प्राण होते हैं और 5 उप प्राण होते हैं। तो जो मेन प्राण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, व्यान, अपान, समान, उदान और प्राण। ये 5 प्राण होते हैं और 5 उप प्राण होते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे प्राण के बारे में, कौन कौन से 5 प्राण होते हैं। तो इसमें देखिए जो प्राण होते हैं, पहले हम देखते हैं प्राण कहाँ पर होते हैं। तो ये चेस्ट वाला रीजन है जो आपको ग्रीन दिख रहा है, ये पूरे प्राण वायु है। और ये जो पेल्विक कर्डिल वाला आपको ये रीजन दिख रहा है नेवल से जेनाइटल ऑर्गन्स तक का, ये अपान प्राण है, रेड वाला हिस्सा। इन दोनों के बीच में जो डायफ्राम से नेवल के तक का हिस्सा बचता है, ये समान है, येलोइश। ठीक है। और जो पूरे शरीर में व्हाइट हिस्सा दिख रहा है वो व्यान है, और जो ब्लू दिख रहा है वो उदान है। तो उदान वैसे तो पूरे शरीर में रहता है, लेकिन इस सिर की तरफ इसकी डेंसिटी अधिक रहती है। तो इस तरह से ये जो 5 प्राण है ये पूरे शरीर में फैले हुए रहते हैं।
और इनके अपने अलग अलग काम होते हैं स्पेसिफिक। अब हम थोड़ा सा साइकोसोमेट्रिक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, या इनको हम मनोमय कोश और फिजिकल शीट, इस पे काम करके भी हम ये जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर पर काम कर सकते हैं। अब ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होते क्या हैं? तो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले WHO की एक डेफिनेशन देखेंगे कि अभी प्रेजेंट में WHO ने लगभग अबव 95% बीमारियों को साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में रखा है। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर का मतलब होता है, साइको मतलब मेंटल और सोमेटिक मतलब फिजिकल, और अबव 95 बीमारियां मतलब इसमें लगभग सारी बीमारियां आ जाती हैं। सिर्फ वही बीमारियां रह जाती हैं जो जेनेटिकल प्रॉब्लम होती हैं या फिर जैसे एक्सीडेंट या कोई फॉरेन एलिमेंट के कारण हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर का मतलब है कि ऐसी बीमारियां जिनके सिम्टम्स बॉडी पर हैं, लेकिन जिनका कारण जो है वो कहीं ना कहीं मन में है। तो ऐसी सब बीमारियों को साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में रखा जाता है। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं या ऑर्गन होते हैं जिनका फंक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के अंतर्गत होता है, वो अक्सर उनसे रिलेटेड बीमारियां साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में आती हैं। तो यदि अबव 95% डिजीज को हम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में लेते हैं, तो मतलब कफ कोल्ड से लेके एड्स, कैंसर, ये सारी बीमारियां तक किस रेंज में आ जाती हैं? साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में। डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ये सारी बीमारियां इसके अंतर्गत आ जाती हैं। और जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होते हैं, ये चूंकि मन और शरीर पर रहते हैं, तो कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए हम डहेलिया वगैरह जो सर्दियों में लगाते हैं, तो वो बहुत अच्छे फ्लावरिश होते हैं, फ्लावर देते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, जब उनका सीजन खत्म होता है तो उनका वो जो फूल निकलना बंद होता है, पेड़ उसका जो है वो मुरझा जाता है, लेकिन अंदर जो उसकी रूट होती है वो एज इट इज मिट्टी में पड़ी रहती है। और जैसे ही वो उनको नेक्स्ट फेवरेबल सीजन मिलता है तो वो फिर फ्लोरिश होने लगता है, फिर ग्रो होने लगता है ना। बिल्कुल ऐसे ही साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो उस डिजीज का बीज है वो मन में कहीं पर एक जगह पर दबा रहता है। अब जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिली, वो फ्लोरिश होने लगा, और जब वो फ्लोरिश होने लगा तो उसके सिम्टम्स कहाँ पर दिखने लगे? ह्यूमन बॉडी में। और जब ह्यूमन बॉडी में कुछ सिम्टम दिखे तब हम अलर्ट होते कि हाँ, हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, और हम फिर कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर बहुत सारे टेस्ट कराता है या फिर बहुत सारे ट्रीटमेंट देता है, और उन टेस्ट के बेस पे जो भी उसको सिम्टम्स के बेस पे जो बीमारी नजर आती है उसकी मेडिसिन देता है। वो सिम्टम्स जब खत्म हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हम ठीक हो गए। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये ट्रीटमेंट कहाँ तक हुआ है? सिर्फ सोमेटिक लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, लेकिन उसका जो सीड है वो मन में अभी भी वैसा ही पड़ा है। नेक्स्ट उसको फिर अगर फेवरेबल कंडीशंस मिली तो वो फिर ग्रो हो जाएगा और फिर वो सिम्टम बॉडी पे दिखेंगे। तो बार बार वो चीज ना हो, तो कुछ बीमारियों के लिए डॉक्टर क्या बोलते हैं कि कुछ मेडिसिन ऐसी दे देते हैं कि उनको लगातार लाइफ टाइम लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, किसी में भी आप बताइए, अगर डॉक्टर की हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसका कोई टाइम ड्यूरेशन होता है क्या कि उसके बाद आप ठीक हो गए? स्वस्थ होना कब कहलाया जाएगा? कि जब आप किसी बाहर कोई भी चीज के सपोर्ट के बिना आप हेल्दी रह पाए। यदि आप बाहर से किसी चीज का सपोर्ट ले रहे हैं तो आप हेल्थ की कैटेगरी में या हेल्दी पर्सन की कैटेगरी में नहीं आ सकते। तो चूंकि ये चीज उन्हें भी मालूम है कि ये जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी ये फिर ग्रो अप होगा,
तो वो मेडिसिन वो कंटिन्यू लेने को कह देते हैं कि वो फेवरेबल कंडीशन आ ही ना पाए। तो वो बीज तो वैसा ही है, लेकिन ऊपर से आप कंडीशन उसकी फेवरेबल नहीं बना रहे हैं तो वो सिम्टम्स बॉडी पे नहीं आ रहे, लेकिन अंदर अंदर तो वो डैमेज करेगा ना। इसीलिए आप देखिए हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड को भी इन सबको साइलेंट किलर कहा जाता है। ऐसा बोला जाता है कि जब लगातार ये बीमारी बनी रहती तो बॉडी के किसी पार्ट को डैमेज करती। तो इन सब के ट्रीटमेंट में ये सब चूंकि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के अंतर्गत हैं, तो इन सब के लिए बहुत जरूरी ये है कि इनको जो इनका बीज मन में पड़ा हुआ है वो उसको भी उखाड़ा जाए। जैसे एक होता है ना बैम्बू ट्री, हम पानी में डाल के रखते हैं, यदि हम उसको सिर्फ ऊपर से कटिंग करते जाएं तो क्या उसकी ग्रो रुक जाएगी? फिर वो ग्रो होता जाएगा। उसको यदि टोटली रिमूव करना है तो उसको उस पानी में से जड़ सहित निकालना होगा। तो वही काम जो है वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के लिए करना बहुत जरूरी होता है। और जब तक वो रूट कॉज को हम खत्म नहीं करते हैं तब तक वो बार बार उसके सिम्टम्स बॉडी पर ग्रो होते हैं और बार बार उस बीमारी से वो ह्यूमन पीड़ित होता है। तो इसका साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के हम दो लेवल पे काम करते हैं, एक तो मनोमय कोश पर और दूसरा अन्नमय कोश पर। तो हम मेंटल और फिजिकल दो लेवल पर काम करते हैं और इन दो लेवल पर काम करने के बाद ही साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर को पूरी तरह से ट्रीट किया जा सकता है। अब जनरल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि व्यक्ति फिट है, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन अभी जो हमने इतनी सारी चीजें बताई कि वो बैलेंस डाइट ले रहा है, गुड स्लीप ले रहा है, योगा कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फिर भी वो फिट नहीं है। तो जब तक वो फिजिकल के साथ साथ उसकी मेंटल भी वेलबींग ना हो तब तक वो कंप्लीटली टोटल फिट या हेल्दी पर्सन की कैटेगरी में नहीं आ पाएगा। अब ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है मोस्टली ये 10 तरह के होते हैं। तो ये 10 तरह के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, स्किन डिसऑर्डर, जेनेटो-यूरिनरी डिसऑर्डर, एंडोक्राइन डिसऑर्डर, मस्कुलोस्केलेटन डिसऑर्डर, डिसऑर्डर ऑफ ऑर्गन ऑफ स्पेशल सेंस ऑर्गन्स, फिर हेमिक एंड लिम्फेटिक डिसऑर्डर और कुछ अदर टाइप ऑफ डिसऑर्डर। तो ऐसे ये ह्यूमंस में मेन 10 टाइप के जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होते हैं वो होते हैं। अब एक चीज हम बहुत यहाँ पर बात करते हैं कि थॉट का असर होता है ना। मेंटल मतलब क्या हुआ, विचार वहां पर काम करेंगे, और फिजिकल मतलब जो हमारी ह्यूमन बॉडी में जितने भी ऑर्गन है वो काम करेंगे। तो अब हम हमेशा बोलते हैं कि हमारी जो ग्लैंड्स हैं वो हमारे थॉट से इफेक्टेड होती है। हमेशा हम ये शब्द यूज करते हैं। अक्सर बोलते हैं कि पॉजिटिव रहो तो जो हार्मोन सिक्रेशन है वो गुड हार्मोन सिक्रेशन होगा। ठीक है, अब ये सब हम प्रूव कैसे करेंगे? तो आप इस स्क्रीन को ध्यान से देखिए और आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं उस पर फोकस करिए। ठीक है, तो आपको सिर्फ इस स्क्रीन को ध्यान से देखना है और अपनी बॉडी में होने वाले चेंजेस को महसूस करना है। ठीक है, चेंजेस क्या हुआ आपकी बॉडी में, सभी को हुआ है ना? सभी को यस मैम। अब देखिए, अभी आपने ये जो भी चीजें मैंने दिखाई या इसकी जगह आप अपनी कोई फेवरेट डिश को भी याद करो। ठीक है, तो आपने उसको मुंह में फिजिकली तो नहीं डाला ना, इसको देख के सिर्फ आपने थॉट जनरेट किए हैं और उस थॉट ने क्या किया,
आपके जो वकल कैविटी, मुंह के अंदर के हिस्से को हम क्या बोलते हैं, वकल कैविटी, उसके अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड है उससे क्या सीक्रेट होता है, सलाइवा, लार जिसको हम कहते हैं। ठीक है। और वो क्यों होती है, क्योंकि जब हम खाना खाएं तो हम दांतों से क्या करते हैं, उस खाने को पीसते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, तो उस समय वो सलाइवा उसमें मिलता जाता है कि जिससे वो सेमी लिक्विड हो पाए, बहुत अधिक सॉलिड ना रहे, जिससे इजीली हमारे इसोफेगस से वो स्टमक तक की जर्नी जो है वो कर सके। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड से इनका काम सलाइवा को सीक्रेट करना है। तो लेकिन अभी हमने कुछ भी खाया नहीं है, फिर भी हमारी सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा को सीक्रेशन शुरू कर दिया। और आपको मालूम है ये रूल्स यूनिवर्सल होते हैं, मतलब एक ग्लैंड पर जो रूल काम करेगा वही बाकी सब पर करेगा। सलाइवरी ग्लैंड्स में चूंकि हम उसे फील कर पा रहे हैं उसके सीक्रेशन को, तो हमें वो महसूस हो गया, लेकिन जो अंदर हमारे ग्लैंड्स हैं उनमें यदि सीक्रेशन बढ़ता या घटता तो उसको हम फील नहीं कर पाते हैं, लेकिन होता तो उसमें भी है। तो जब एक थॉट हमारी सलाइवरी ग्लैंड के सीक्रेशन को इफेक्टेड करता है तो क्या बाकी ग्लैंड्स को नहीं करेगा? ये रूल्स तो यूनिवर्सल है, तो ये सभी को करेगा, है ना। कुछ रूल जनरल होते हैं। जनरल रूल्स कैसे होते हैं कि जो आप अपने एक्सपीरियंस से बनाते हैं। जैसे आपने एक व्यक्ति को देखा कि वो बारिश में बहुत भीगा, उसको सर्दी जुकाम हो गया। फिर आपने एक और व्यक्ति को देखा, वो बारिश में भीगा, उसको कफ एंड कोल्ड हो गया। फिर आप घूमने गए बारिश में तो आपकी मम्मी ने बोला कि भाई कफ कोल्ड हो जाएगा, अंदर चलो, आपको वाकई हो गया। ठीक है। तो ये जो 3 एक्सपीरियंस है ना, ये आपके माइंड में क्या पैटर्न, बिलीफ पैटर्न बना देंगे कि भीगने से कफ एंड कोल्ड होता है। अब इसमें सबसे आश्चर्य की बात मालूम क्या है, एक ये जो इम्यूनिटी है ना, हम अपने बच्चों में खुद कम कर देते हैं। छोटे बच्चे की हैबिट होती है, वो पानी में बहुत खेलता है, बारिश होती है तो वो मचलता है जाने को, हम डांटते बीमार पड़ जाओगे, सर्दी जुकाम हो जाएगा, वापस आओ। और जब उसको मान लो 3 बार में से 2 बार भी सर्दी जुकाम हो गया तो उसके ब्रेन में एक बिलीफ पैटर्न बन जाएगा कि भीगने से सर्दी जुकाम होता है। और वो भीगेगा तो उसको सर्दी जुकाम होगा, क्योंकि वो आपने पैटर्न आपने डेवलप किया, उसमें था नहीं। अगर फर्स्ट बार ही जब वो भीगने गया था और आप बोलते चलो बेटा कर लिया ना एंजॉय, अब अंदर आ जाओ, अब दूसरे काम करते हैं, तब भी आप उसको मना कर रहे थे बारिश में भीगने से, लेकिन आपके शब्द अलग थे। इसको सेंस कर पा रहे हैं आप वो बिलीव पैटर्न नहीं बना रहे हैं उसके ब्रेन में कि बीमार पड़ जाओगे। और हम 99% यही गलती करते हैं, है ना। तो ये जो एक्सपीरियंस है आपका बनता है, ये होते हैं जनरल रूल्स। जैसे आपने मान लीजिए 20 kg का वजन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और हमने कहा नहीं नहीं आप नहीं उठा पाओगे, आपके बस की बात नहीं है, आपके मसल्स उतने स्ट्रांग नहीं है। आपने थोड़ी कोशिश की, आप उसको नहीं हिला पाए, आपने छोड़ दिया, फिर 2 बार हुआ, फिर 3 बार हुआ। अब कहीं भी आप 20 kg का वेट देखोगे ना तो आप पहले ही गिव अप कर दोगे कि नहीं नहीं ये हम नहीं उठा पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपके ब्रेन में वो बिलीफ पैटर्न बना दिया। ठीक है। और वही अगर ये पैटर्न मैं नहीं बनाती, एक दिन आप 1 सेकंड को उठा पाते, दूसरे दिन 2 सेकंड को, तीसरे दिन 3 सेकंड को, और एक दिन ऐसा था कि आप 1 मिनट तक भी वो 20 kg उठा के रखते। क्योंकि यकीन मानिए आप जो जो चीज सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा होना चाहिए या मेरे पास ये होना चाहिए या मुझे ये ऐसा होना चाहिए, ये पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास है अभी प्रेजेंट में। और जब उसके पास है मतलब आपके पास भी हो सकता है, लेकिन आपके ब्रेन का कोई ये रेजिस्टेंस है जो आपको वो करने नहीं दे रहा, या आपके बचपन में ऐसा कोई रेजिस्टेंस डाल दिया गया है कि वो रेजिस्टेंस वॉइस आपको वो चीज करने नहीं दे रही। समझना इस चीज को, तो कोशिश करिए आपके आसपास या जो भी छोटे बच्चे हैं, आपके बच्चों के बच्चे हैं, या उन सबको आप कोशिश करिए कि उनकी साइकोलॉजी को समझें और उनमें वो रेजिस्टेंस ना डालें।
तो ये जो है थॉट का इफेक्ट होता है क्योंकि थॉट क्या है, एक प्योर एनर्जी है और लगातार माइंड से हम इसको भेजते रहते हैं और इसको रिसीव करते रहते हैं। और ये जो रिसीव हम जिस तरह के थॉट्स को करते हैं या भेजते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल्स हमारी बॉडी में प्रोसेस्ड होते हैं और वैसे ही हमारी बॉडी के फंक्शन होते हैं। यदि हम अच्छे थॉट्स को भेज रहे हैं और फिर कई बार हम सोचते हैं कि एक ही तो बुरा सोचा, क्या हुआ, लेकिन वो एक बुरा जब हम उसको सेंड करेंगे तो वो अपने पास साथ, चूंकि कॉस्मोस में तो हर व्यक्ति के थॉट्स जा रहे हैं। सी आप जैसे एक गैदरिंग में जाते हैं, आप अकेले जा रहे हैं, वहां 100 लोग हैं, ठीक है, और सब अकेले हैं, तो आप देखिए कि जो 5-5 या 10-10 का ग्रुप बनेगा ना, उनके विचार लगभग सेम होंगे और वो 100 में से कोई 1 या 2 होगा जिसके साथ आप बात करेंगे, क्योंकि सब नए अनजान है। या 10 से आप बात करेंगे तो 2 ऐसे होंगे कि जिनके साथ आप अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा अटैच कर पाएंगे। क्यों 100 से क्यों नहीं? क्योंकि आप उन्हीं 2 से फेमिलियर हो पाते हैं जिनके थॉट प्रोसेस आपसे मिलते जुलते हैं, है ना। तो ऐसे ही जब आप अपना एक थॉट को सेंड करते हैं तो वो थॉट जो है वो सेम टाइप ऑफ थॉट्स का 100,000 टाइम्स आप बंडल बनाकर आपके पास वापस आ जाता है। जब आप गुस्से में हैं तो आप कॉस्मोस को क्या एक मैसेज भेज रहे हैं कि मैं एंगर का सेंटर हूं, आई एम द सेंटर ऑफ एंगरनेस, मेरे पास एंगरनेस भेजो। तब आप देखिए सुबह अगर एक काम कोई खराब होता तो आप देखिए चैन बनती जाती है, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, और कोई दिन सुबह ऐसे कि एक काम बहुत अच्छा होता था, ये भी हो गया खटाक से, ये भी हो गया, ये भी हो गया। कितने लोगों ने फील किया ऐसा होता है ना। तो ये जो सेंटर है ये आप खुद क्रिएट करते हैं कि आपको किस तरह का सेंटर बनना है, और यही जो चीज है, यही जो थॉट्स हैं, अगर पॉजिटिव हैं तो आपको बहुत क्रिएटिव बनाएंगे, आपको हेल्दी बनाएंगे, आपके बॉडी में वो हार्मोन सीक्रेट और केमिकल सीक्रेट होंगे जो आपकी बॉडी को हेल्दी रखेंगे। और वही आपके अगर नेगेटिव हैं तो 1000 थॉट्स का बंडल बनकर नेगेटिविटी आपके पास और आएगी, वो आपके हेल्थ को इल करेंगे, बीमार करेंगे, वो ऐसे ही केमिकल या हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे जो आपके बॉडी को बीमार करे, आपके ब्रेन पैटर्न ऐसे बनाएंगे जो आपको बीमार करे। ठीक है, तो ये इस तरह से थॉट्स जो है वो काम करते हैं। अब अभी जो आप लोगों को मैं बता रही हूँ, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, एक बेसिक बता रही हूँ, लेकिन इसको कई चीजों को आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जैसे चक्र हैं, कोश हैं, है ना, इन चीजों को आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बाकी चीजें तो ठीक है, आपको आज समझ में आ गई होंगी। तो इसमें से किसी के कोई क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं। जी रितु जी। मैम जैसे आपने अभी हस्त मुद्रा का बताया, तो हमने हस्त मुद्रा का ये वाला और ये वाला दीदी ने बोला कि हमने ये चीज की हुई है, तो आपने यहाँ और बताया इसको हमें। अब बैलेंस करने का मतलब फिर क्या हुआ, बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है? देखिए तो ये कई फिर बार क्या ये होता है, पोजीशन हुआ है। हाँ। कई बार क्या होता है कि हम खुद कंफ्यूज हो गए कि यहाँ बढ़ता है कि यहाँ बढ़ता है, ठीक है ना, तब हमने ये बैलेंस कर लिया। दूसरा कई बार क्या होता है कि जैसे अर्थराइट्स वगैरह का कोई पेशेंट होता है ना, तो ये उनकी ये प्रॉपर ऐसे मुड़ के आप ये मुद्रा बनवा ही नहीं सकते, उनकी ज्वाइंट्स अलाउ नहीं करेंगे। ऑस्टोपोरोसिस वाले को अगर आप इतना मोड़ने को बोलेंगे तो मालूम पड़ा उनका बोन ही टूट गया।
तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जिनमें हम ये नहीं कर पाते। तो यदि हम बैलेंस वाला फॉलो करें तो अगर कम होगा तो बढ़ जाएगा, बढ़ा होगा तो कम हो जाएगा। तो ये 2 कंडीशंस के लिए है बैलेंस। और मैम तन मात्रा से हम क्या समझ गए? यहाँ गुण तो समझ आ गया कि ये चीज उसकी गुण है, तो तन मात्रा भी तो गुण ही हुआ ना। गुण और तन मात्रा सेम चीज है। पंच महाभूत का ही सूक्ष्म रूप तन मात्रा होती है। जो पंच तत्व होते हैं ना, या जिनको हम पंच तत्व को ही पंच महाभूत बोलते हैं, और उनके सूक्ष्म रूप को तन मात्रा बोलते हैं। जैसे हमारा ये स्थूल शरीर है, इसके सूक्ष्म भाग को हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। वैसे ही श्वेता जी। मैम, मैं ये पूछ रही थी कि जो आपने अहंकार वर्ड यूज किया था, तो वो मतलब किस उसके लिए आ रहा है? अहंकार वर्ड जो है, अहंकार एक तत्व के रूप में आता है। ये सांख्य की टर्मिनोलॉजी है, सांख्य दर्शन और योग दर्शन की। और एक टर्म है, अच्छा, जैसे पुरुष, प्रकृति, अहंकार, मन, ऐसे ही एक टर्म्स है। तो ये बुद्धि से रिलेटेड होता मतलब हम उसको ईगो से नहीं लेंगे, मतलब हम उसको वो एक है। अलग चीज ईगो होगी। इसका स्थूल रूप, ईगो अच्छा, के स्थूल रूप जो है वो कह सकते हैं। ईगो स्थूल रूप है, उसका सूक्ष्म रूप अहंकार। क्योंकि ये भी देखो 3 तरह का बताया है ना, सत, रज और तम, हम है ना। तो हर अहंकार बुरा नहीं होता है, वो किस गुण के साथ है उस पर डिपेंड करता है, उसकी क्वालिटी कैसी है। ओके। दीप्ति जी। ये जो आज जो मेडिटेशन हुआ था, तो वो हम कह सकते हैं कि वो हमारे मनोमय कोश के ऊपर हाँ, हाँ, मेडिटेशन मनोमय कोश पर ही काम करेगा। सही बोल रहे हैं आप। मनोमय कोश पर ही था वो हमारा। मैन इफेक्ट ठीक है। उसका मनोमय कोश पे होता है, और चूंकि उसमें एनर्जी लेवल भी चेंज होते हैं, तो उसका हम्म बाय प्रोडक्ट हमें प्राणमय कोश में भी मिलता है। और जब ये दोनों ठीक होंगे तो शरीर भी ठीक होगा, है ना। तो अन्नमय कोश पे भी इफेक्ट जाएगा, लेकिन मेन जो टारगेट एरिया है वो मनोमय कोश है। अब चूंकि ये सब आपस में जुड़े हैं ना, तो हम ऐसा नहीं कह सकते ना कि एक पे असर किया तो दूसरा बेअसर होगा। तो ये तो मेन जो है हम मनोमय कोश में करेंगे, बाकी ये सब पे इफेक्ट डालेगा। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि मतलब हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है या जो हो चुका है वो तो हो चुका, लेकिन हम इसको जो ठीक है वो इसी चीज से हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपने मनों में जो गांठ बांधी हुई है बिल्कुल। उसको हम ये इन कोशों के थ्रू ठीक कर सकते हैं। और जब तक हम मनोमय कोश से ऊपर नहीं उठेंगे तो विज्ञान में तक नहीं पहुंचेंगे, बिल्कुल। क्योंकि आई थिंक आनंदमय कोश तक पहुंचने के लिए विज्ञान में इट्स लाइक अ ब्रिज है। हाँ, क्योंकि विज्ञान में कोश यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल है वो ये नहीं है कि हम कोई बहुत साइंस समझने लगे। यहाँ पर ये है कि भाई मैं क्यों आया हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे आने का कारण क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। जो एक हम्म आध्यात्मिक होते ना क्वेश्चन, वो वाले, हम्म। वो बुद्धि जागृत हो जाए। ठीक। तो हर ब्रिज, दो कोशों के बीच का जो एक कोश होता है वो दोनों का ब्रिज होता है ना। ब्रिज जैसे अन्नमय कोश और मनोमय कोश, तो प्राणमय कोश ब्रिज हो गया। यदि हम प्राणमय और विज्ञानमय लें तो मनोमय कोश ब्रिज हो गया। तो ये सब एक दूसरे से लिंक है, और एक तरह से 5 स्टेप हैं। जैसे हम 5 स्टेप एक एक ऊपर चढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ऊपर होते जाएंगे। ऐसे ही एक तरह से 5 स्टेप हैं कि जिनको एक एक करके हम क्रॉस करें तो हम आनंदमय कोश तक, मतलब आनंदमय कोश तक पहुंचना मतलब समाधि की अवस्था तक पहुंचना। तो इसमें मतलब एक तरह से ये हो गया कि अगर हमें किसी ने कुछ कहा, हमें किसी की कोई बात का बुरा लग गया सपोज, या किसी बात को हमें कोई अच्छा लग गया, तो वो चीजें हमारी सारी मनों में कोश के अराउंड ही सारी चीज मतलब घूमेंगी ना। वही चीज हमें बांध रही है और उसी चीज से हमें निकलना है। हाँ, एक्चुअली जब कॉन्शियसनेस हायर हो जाती है, ठीक है, तब इसका महत्व नहीं रह जाता। जैसे यदि मैं आपको अभी एक 200 रुपीज का नोट दूं,
ठीक है, मेरा हाथ बढ़ा है, मेरे हाथ में वो पैसे भी हैं और मैं आपके तरफ बढ़ा भी रही हूँ कि दीप्ति जी ये पैसा ले लीजिए, लेकिन वो तब तक आपका नहीं है जब तक आप हाथ बढ़ा के उसको मेरे हाथ से ले नहीं लेते। मैं कितना भी कहती रहूं, पूरा दिन कहती रहूं, और हम यही गलती करते हैं कि किसी ने कुछ कहा नहीं और हम उसको तुरंत ले लेते हैं, है ना। यदि हम उसको ले नहीं तो वो हमारा नहीं है, आप कहते रहो, लेकिन हम में वो पेशेंस नहीं है, वो हायर कॉन्शियसनेस नहीं है। हम उसके एक शब्द से ही घबरा जाते हैं और हम उसको तुरंत लेके और उसको 10 सुनाने लगते हैं या उसके 10 रिएक्शन देने लगते हैं, अच्छे या बुरे कोई भी। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है कि जब हमारी कॉन्शियसनेस थोड़ी हायर होती है, आज मैं आपके घर जाऊं और आपसे बोलूं कि आपके घर में मान लीजिए सिर्फ चाय ही है, आप लोग कॉफी कोई नहीं पीते हैं। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई दीप्ति जी मुझे तो कॉफी चाहिए, लेकिन आप नहीं दे सकती क्योंकि आपके पास वो अवेलेबल नहीं है। आपके पास सामग्री किसकी है? चाय की है, तो आप चाय ही मुझे दे पाओगे। तो जिसका जो मेंटल लेवल होता है वो वही दे सकता है, आप उससे और अधिक का एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। ये दूसरा व्यू, ठीक है। अब तीसरा व्यू क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, फीवर हो गया किसी को, अब 2-3 दिन बहुत वीकनेस आ गई, अब वो उसने आपसे 2 बार पानी मांगा, 3 बार पानी मांगा, मान लो आप नहीं सुन पाए, टीवी चालू था, एनी हाउ चौथी 5वीं बार उसने बहुत जोर से इरिटेट होके क्रोध में चिल्ला के बोला, कुछ मिस वर्ड भी यूज कर दिए, तब आपको सुनाई दिया, तब आपको 100% क्रोध नहीं आएगा क्योंकि आपको मालूम है वो बीमार है। आपको दया आएगी। देखो 2 भाव हैं, क्रोध और दया। चूज करना आपके ऊपर है कि आपको क्या आ रहा है, कौन सा इमोशन। आपको दया आएगी कि नहीं यार बेचारा बीमार था, बताओ इतनी बार पानी नहीं मांगा, हम नहीं दे पाए, कितनी बड़ी गलती हो गई, उसकी दवाई का समय टल गया, है ना। तो हम क्या करेंगे, चुपचाप जाएंगे, पानी भर के उसको दे देंगे, और उसने हो सकता और 2 चीज भी बोली तो हम चुपचाप सुन लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस यहाँ हायर थी। आपने जैसे ही देखा वो व्यक्ति बीमार है, वो थोड़ा सा डाउन हालत में है, तो आपने उसको पुश किया और अपने अंदर क्रोध की जगह दया भाव को जगाया। क्लियर? अब मान लीजिए कोई व्यक्ति मेंटल बीमार है, तब आपकी कोई भी एक रिलेटिव है, उसकी आदत ही है नेगेटिव सोचना। ऐसे ढेर लोग मिलेंगे आपके आसपास, आपने कुछ भी बोला नहीं और वो नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया, और उसने जैसे नेगेटिव बोला आपने आर्ग्यू करना शुरू कर दिया, तो आपके आर्ग्यूमेंट से क्या फायदा? उसके पास जो चीज है वो वही आपको देगा ना। तो वो तो चूंकि नेगेटिव है ना, उसकी मानसिकता डाउन है, बीमार है। हेल्दी कैटेगरी में तो नहीं लोगे ना, मेंटल हेल्दी है वो। तो अगर वो बीमार है तो आपको उस पर दया आनी चाहिए, ना कि क्रोध। तो जिस दिन ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा ना, तो ये जो किसी पे भी क्रोध आता है या चिढ़ होती है वो खत्म हो जाएगी। फिर से हंसी और दया रह जाएगी कि यार इस बेचारे के पास तो यही है, छोड़ो इसको, मैं लेता ही नहीं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि ब्लेम कर रहा है या आपको कुछ बोल रहा है, जब तक आप उसका रिप्लाई नहीं दोगे तब तक वो आपके पास नहीं आएगा। और 100% आप देखिए, जैसे आप एक क्राउड में खड़े हैं और आप किसी से बहुत अच्छे से, बहुत प्रेम से बात कर रहे हो और अचानक वो आप पे चिल्लाने लगे, वो 100% भी सही हो, लेकिन क्राउड की जो नेगेटिविटी बनेगी वो उसी के प्रति बनेगी। यार ये सामने वाले तो कितने अच्छे से बात कर रहे थे और इतना सुनने के बाद भी चुप रहे, एक शब्द नहीं बोले, लेकिन आपने वही रिप्लाई देना शुरू कर दिया, तो आपके प्रति भी नेगेटिविटी बनने लगेगी, है ना। तो जैसे जैसे कॉन्शियसनेस का लेवल उठेगा तो इन इमोशंस को आप बैलेंस करना सीख जाएंगे कि कैसे बैलेंस करना, और जितना अच्छा बैलेंस करना कर पाएंगे उतना अच्छा आप अपने लाइफ में सुखी रहेंगे और दुख दर्द से दूर रहेंगे। ठीक है। हाँ, एक चीज और पूछनी थी, जो आज आपने मेडिटेशन जो कराया था उसमें आपने कहा था कि बैलून्स को पकड़ के बॉक्स में डालना, क्या? क्योंकि वो वर्ड में मतलब समझिए सुन नहीं पाई। उड़ाना था ऊपर हवा में।
नहीं, उससे पहले हमें पकड़ना था ना, कि आपने उस पे कुछ लिखा और फिर उसको बंद करा, या पकड़ना था, क्या नहीं, चीज मतलब था वो? साइड में कहीं भी एक हुक है, उसमें लॉक कर दो, अटैच कर अच्छा, दो, लॉक कर उड़ दो, ना ठीक पाए, है। उड़ना पाए, ओके ओके, ठीक उड़ ठीक ना पाए, ठीक। है ना। अदरवाइज वो गैस बैलून है, आप ऐसे ही तो रख नहीं सकते ना। ठीक है ठीक है। चलिए, और कोई क्वेश्चन है क्या? चलिए, तो आई थिंक सभी को सब समझ में आ गया। जी प्रीति जी। सॉरी मैडम, आज पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे थोड़ा सा डिस्टरबेंस बहुत हो रहा है। मैम, अग्नि तत्व बढ़ाना है, या अंगूठा हमारा अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका क्या करना है फिर हमें? मोस्टली ना अग्नि तत्व नहीं बढ़ाया जाता है, फिर भी अगर बढ़ाना है ना, तो इसको हम इस तरह से, ये जो पोजीशन है ना फर्स्ट फिंगर की, ये रूट पर प्रेस करेंगे, है ना, इसके रूट पर। थैंक यू। चलिए, मैम, मैम आपने बोला था त्रिशरीर होते हैं, स्थूल, कारण और सूक्ष्म शरीर। तो पंचकोश पे भी अगर देखोगे तो अन्नमय कोश तो स्थूल हो जाएगा ना, मतलब मुझे वो दोनों का समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है वो दोनों। हाँ, सही सही बोल रहे हैं आप। देखिए, इसमें भी जो अन्नमय कोश है वो स्थूल हो जाएगा, प्राणमय मनोमय जो है वो सूक्ष्म हो जाएगा, और विज्ञान और जो आनंदमय है वो कारण शरीर हो जाएगा। तो ये जो चक्र, त्रिशरीर, पंचकोश, पंच प्राण, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक ही बॉडी में काम कर रहे हैं ना, तो एक यूनिट जैसे काम कर रहे हैं। ओके, ठीक है। जैसे अपान वायु का हमने जिक्र किया, तो अपान वायु कहाँ पर है? पेल्विक के पास, ठीक है। तो ये एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव दोनों सिस्टम को इफेक्टेड करेगी, है ना। ओके, मतलब दोनों सिस्टम की जो फिजियोलॉजी है वो किस पर डिपेंड हो जाएगी? अपान प्राण पर। तो इसको हम कैसे मैनेज करेंगे कि जैसे मान लीजिए अगर हम नेटल योग करा रहे हैं सपोज, है ना, तो नेटल योग में जब बेबी शरीर से बाहर आता है, तो उसको शरीर से बाहर धक्का देने का काम कौन से प्राण करते हैं? अपान प्राण। या स्टूल को शरीर से बाहर पुश करना, या यूरिन को शरीर से बाहर पुश करना, ये सब काम किसका होता है? अपान प्राण का। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही 8th मंथ खत्म हुआ, तो 9th मंथ से उसकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज कराना शुरू करेंगे जिससे अपान प्राण स्ट्रांग हो। तो जब डिलीवरी हो तो वो बहुत स्ट्रांग रहेंगे अपान प्राण, तो वो पुशअप बहुत अच्छा पुश करेंगे, तो पुश करने के कारण, स्ट्रांगली पुश के कारण डिलीवरी जल्दी हो जाएगी। तो इस तरह से ये प्राण जो है ये भी काम करते हैं। अब किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है तो हम उसके प्राण पर ज्यादा काम करेंगे, किसी को डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या डायबिटीज है तो हम उसके समान प्राण पर काम करेंगे, है ना। तो इस तरह से ये सब हमको एक प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा। ओके क्लियर मैम, हुआ? यस मैम, थैंक यू। मतलब फिर ये सब भी है तो जैसे हमारे मन में जो विचार उठेंगे वो सब भी कनेक्टेड हो जाएगा, और जो हम कर्म करते हैं कर्म वगैरह भी इससे रिलेटेड हो जाएंगे, जो तीन देखिए, शरीर है उनसे। ज्यादातर जो कर्म होते हैं ना वो आपके विचार से ही इफेक्टेड होते हैं, क्योंकि राइट, कोई भी जो कर्म होता है ना उसका फाउंडेशन आपका कोई विचार होता है। इवन आपको पानी भी पीना तो पहले मन में एक विचार आएगा कि प्यास लगी है, पानी पी लेते हैं, और जब ये विचार होगा तभी आप उठेंगे, जाके पानी लेंगे और पिएंगे। अगर ये विचार ही नहीं आए तो पी पाएंगे आप पानी, या खाना खा नहीं, पाएंगे? नहीं, है ना। तो हाँ, जो फाउंडेशन या नींव होता है किसी भी एक्शन की, वो हमेशा कोई एक थॉट होता है। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। इसीलिए इतना जोर दिया जाता है कि थॉट्स पर ध्यान दो, थॉट्स पर। और हम क्या करते हैं मालूम है? थॉट्स पर कभी भी ध्यान नहीं देते हैं, कभी भी कुछ भी सोच रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, ठीक है। जबकि थॉट्स पर इतनी कमांड होनी चाहिए जैसे हमारे घर पे होती है ना, कि मान लीजिए एक कोरियर वाला आया तो वो गेट को ही नॉक करेगा और हम वहीं जाके उससे वहीं जो भी चीजें हैं उनको सॉर्ट आउट करके
और उसको वहीं से विदा कर देंगे, अंदर नहीं आने देंगे इसको। अब मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति आए जो आपके यहाँ की मेड है, रोज आती है, तो वो आपके घर के दरवाजे तक आ जाएगी, मेन डोर से आपको बात करेगी, वो गेट खोल के वो बिल्कुल मतलब एक अर्थराइट्स पर्सन के रूप में अंदर आ जाएगी, है ना। अब कुछ ऐसे होते हैं कि जो आपके फ्रेंड्स होते हैं तो वो आपके ड्राइंग रूम तक आएंगे। फिर कुछ एक ऐसे रिलेटिव होते हैं कि जो आपके पूरे घर में फ्रीली घूमेंगे, वो चाहे आपका किचन हो, चाहे बेडरूम हो, चाहे डाइनिंग रूम हो, ठीक है। तो ये जो लिमिटेशन है ये कौन बनाता है? आप बनाते हैं, है ना। आप तय करते हैं कि किस व्यक्ति को कहाँ तक आना है। आप कभी कोरियर वाले से ये नहीं कहेंगे कि मैं किचन में काम कर रही हूँ, एक काम करो यहीं आ जाओ और कोरियर दे दो। कितना भी आप जरूरी काम कर रहे हैं, आप उस काम को छोड़ेंगे 5 मिनट के लिए, आप बाहर जाएंगे। करते हैं ना सभी की। किसी ने अभी ऐसा किया है कि उसका फोन आया कोरियर वाले का, तो बोला आ जाओ भाई यहीं पे दे दो मुझे, किचन में मैं काम कर रही हूँ। कितनों ने ऐसा किया था? हम सब करें। तो ये जो लिमिटेशंस है ये हम खुद बनाते हैं, लेकिन थॉट्स में हम बनाते हैं क्या? बताइए। नहीं, थॉट्स में कोई तो भी कोई थॉट लिमिट ही आता नहीं है, है। कहीं भी घूम के चला जाता है, कोई करेक्ट। लिमिटेशन नहीं। तो जिस दिन आप ये थॉट्स में भी ये लिमिटेशन तय करने लगेंगे कि नहीं ये थॉट आया, इसकी एंट्री बस यहाँ तक है, उसके बाद गो बैक। तो ये आपको कैसे सीखना पड़ेगा? जैसे फर्स्ट के बच्चे सीखते हैं ना बहुत पेशेंसली, इतना बड़ा बड़ा पहले ए बनाएंगे, फिर उसको 2 लाइन में बनाना सीखेंगे, फिर उसको 4 लाइन में सीखेंगे, है ना, और फिर वो फ्रिक्वेंटली वर्ड लिखना सीखेंगे, फिर सेंटेंस। तो वैसे ही पेशेंसली आपको ये सीखना पड़ेगा कि जितनी बार भी थॉट्स आए तो आपका रिस्ट्रिक्शन, आपका उस पर गार्ड पहले खड़ा हो जाए कि कौन सा थॉट आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसकी कहाँ तक एंट्री है, और उसका आना जरूरी है क्या। ऐसा तो नहीं वो हमारे घर की रैकी करके चला जाएगा और कल फिर हमारे ही घर में लूट हो जाए। होता ना ऐसा भी। तो ये सब चीजें जिस दिन आप देखने लगोगे उस दिन आपकी आधी लाइफ तो वैसे ही सुधर जाएगी। हेल्थ और लाइफ दोनों मैनेज हो जाएंगे। तो इस पर आज से काम शुरू कीजिए कि अपनी थॉट के प्रति अवेयरनेस, कि कौन सा थॉट आ रहा है, जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है, उसके आने की जरूरत है कि नहीं, उसको रुकना है तो कितनी देर रुकना है, उसको जाना है तो कहाँ तक जाना है। इन चारों चीजों के चारों क्वेश्चंस किसी भी थॉट के लिए आप जैसे ही आए और आप अवेयर हो जाएं, तो क्या होगा, धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपकी थॉट प्रोसेस कम, क्योंकि जैसे ही आप ये सब क्वेश्चन करेंगे ना, आपको लगेगा यार ये क्या फालतू का सोच रहे हैं, छोड़ो, इससे कुछ तो भी सोल्यूशन नहीं होने वाला है। और कई बार ऐसा हुआ भी होगा कि आपने आधे घंटे तक का समय व्यतीत कर दिया सोचते, तो बाद में लगेगा कि फालतू की चीज सोच रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। सभी के साथ हुआ होगा कभी ना कभी तो ये गार्ड आप एक अपने आप को बनाइए अपने थॉट के लिए, कि आपके जब भी थॉट्स आए तो उस पर आपका ऑब्जर्वेशन रहे, आप उसको वॉच करें और अपने आप से क्वेश्चन करें कि उस थॉट का आना कितना जरूरी है, वो क्यों आया है, वो आपके लिए उसका आना बेनिफिट है या कोई लॉसेस देगा, उसको कहाँ तक की एंट्री करनी है, उसको कितने समय रुकने देना है। ये सारे क्वेश्चन तुरंत आ जाने चाहिए, और जब इनका क्वेश्चन आंसर पॉजिटिव हो तो उसे यस बोलें, अदरवाइज उसको उस डोर से ही विदा कर। तो आप बहुत सारे अननेसेसरी आने वाले थॉट से बच जाएंगे। ठीक है प्राची जी, क्लियर हुआ? यस मैम, बहुत क्लियर हुआ। थैंक यू और सो किसी मच। का वेलकम, और किसी का मैम इसकी रिकॉर्डिंग जल्दी है अवेलेबल कराइए, ये ना वापस वापस सुनेंगे तब भी इसको थोड़ा सा अच्छे से परमानेंट सेट हो जाएगा माइंड में। हाँ, परमानेंट एक सेट हो जाएगा ये भी कह सकते हैं, या आप अपने ब्रेन को पैटर्न कर लें। इसकी तो रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, तो चलो अभी थोड़ा हम 100% नहीं देते हैं, रिकॉर्डिंग में दे देंगे। और रिकॉर्डिंग नहीं मिलनी है तो 100% अभी ही देना है। तो ये लक भी हो सकता है
तो पहले तो अपने एफर्ट कीजिए, फिर जब अपना एफर्ट नहीं कर पाएंगे तब फिर हम रिकॉर्डिंग भी दे देंगे। पहले अपना 100% दीजिए, है ना, कोशिश करिए। मैम एक्चुअली लास्ट क्लास मिस हो गई थी, बाहर से आउट ऑफ सिटी महाराष्ट्र के बिहार में, तो फोन भी डिस्चार्ज था, तो लास्ट क्लास मिस हो गई थी, उसका मुझे थोड़ा दुख हो रहा है कि मैं कैसे कवर कोई करूं। बात नहीं, ये रिकॉर्डिंग थोड़ी देर से डलेंगी, लेकिन डलेंगी सब, है ना, पहुंचेंगी आप तक। देर से इसलिए पहुंचेंगी कि थोड़ा सा आप अपने ब्रेन को या माइंड को जब तक पुश नहीं करेंगे तब तक उसकी क्रिएटिविटी नहीं बढ़ेगी। क्योंकि आप लोग ने एक चीज पढ़ी होगी कि लगभग 40 साल के बाद जो ब्रेन है वो भी डाउनफॉल होने लगता है, और अगर उसको डाउनफॉल से बचाना है, उसको ब्रेन से रिलेटेड बीमारियों से बचाना है, तो उसकी एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। तो अभी आपके सामने ये एग्जाम है, क्योंकि जैसे ही आपके प्रैक्टिकल शुरू होंगे तो उसमें ये सब टर्मिनोलॉजी बार 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 यूज होगी, तो आप उसको कितना समझ पा रहे हैं, है ना। तो आपको एक अलर्टनेस मोड पे हम रखना चाह रहे हैं। जैसे ही हम बोलेंगे ना हम रिकॉर्डिंग दे देंगे, आपकी देखिए अलर्टनेस 50% कम हो जाएगी। ये कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो मिलनी है, इसमें नहीं ध्यान दे पाए कोई बात नहीं, उसमें देख लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा वेट करिए, रिकॉर्डिंग हम देंगे सभी को, नो डाउट, बट थोड़ा टाइम लेके हम देंगे। कुछ चीजें लिखने से रह जाती हैं, आप जब बोलते हो ना तो लिखते लिखते चीजें रह जाती हैं। इसीलिए रिकॉर्डिंग हम देंगे, लेकिन अभी मैं ये चाह रही हूँ कि आपके ब्रेन का ग्रास्पिंग पावर बढ़े, जो कि एज के साथ कम होता जाता है, ठीक है। और बहुत सी चीजें अभी प्रैक्टिकल में बार बार रिपीट होंगी, क्योंकि जो हम लिखते हैं ना वो हम मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि उसको हम बार बार पढ़ते हैं, लेकिन जो हम सुनते हैं ना बार बार, वो हमारे ब्रेन में बहुत जल्दी बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद आपका जो बचेगा तो आप रिकॉर्डिंग में से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैडम मेरी तो स्टार्टिंग की क्लास ही मिस हो गई थी क्योंकि ग्रुप में ऐड नहीं हो पाई थी, तो वो इसलिए आप लोग का वो सब पढ़ा हुआ है, आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि सिस्टम आप लोग के पढ़े हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, इसके ही आगे देखते हैं। अब हम षट चक्र को, पंचकोश को, त्रिशरीर को, प्राणों को, इनको थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि इनके क्या काम है, ये कैसे फंक्शन करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सभी के क्वेश्चन हो गए होंगे, सभी को थैंक यू।